नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इसी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या चुनावों को लोकसभा चुनावों को लेकर बीएसपी का बड़ा ऐलान। बीएसपी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। मायावती ने यह ऐलान किया है। 2024 में बसपा का किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में अकेले लड़कर बेहतर रिजल्ट लाएंगे। अखिलेश यादव पर मायावती का हमला। अखिलेश ने गिरगिट की तरह बयान बदला। मायावती ने कहा है, बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव पर बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदला। गठबंधन का चुनाव लड़ने से बीएसपी को नुकसान है। मायावती ने कहा है बीजेपी की कार्यशैली जातिवादी सांप्रदायिक। मायावती ने बीजेपी पर भी हमला बोला है। सांप्रदायिकता की वजह से गरीबों को लाभ नहीं मिलता है। अधिकांश दलों की मानसिकता जातिवादी। देश में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, मायावती ने कहा है। ईवीएम के विरोध में बहुत आवाज उठी। ईवीएम से धांधली होती है, ऐसी अवधारणा है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना बयान दिया है और कहा है कि अधिकांश पार्टियां बीएसपी से गठबंधन करना चाहती है और बीजेपी पर उन्होंने कहा है कि कार्यशैली उनकी जातिवादी और सांप्रदायिकता से जुड़ी हुई है। और इस मामले में ताजा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। तो मायावती ने कहा है कि 2024 में किसी के साथ गठबंधन हम नहीं करेंगे, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। और इसके साथ अखिलेश यादव पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए उन्हें गिरगिट बताया है। साथ ही बीजेपी पर भी उन्होंने आरोप लगाया है कि धर्म के आधार पर बीजेपी राजनीति करती है। हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले ही 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड प्रियम पाठक लखनऊ से जुड़ गए हैं। प्रियम, मायावती ने अलग राह पकड़ ली है। अब उन्होंने कह दिया है कि 2024 में वो अकेले ही लड़ेंगी। जूही, देखिए, ये ऐसा नहीं है कि जब पहली बार मायावती ने आज इस तरह की घोषणा करी। इससे पहले भी वो कई बार इस बात को साफ तौर पर कह चुकी थी कि 2024 लोकसभा चुनाव बीएसपी जो है वो अकेले अपने दम पर लड़ेगी। आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर जिस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, उस बीच मायावती ने आज साफ तौर पर कह सकते हैं कि आज अपने जन्मदिन के अवसर पर समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, सभी पर हमला बोला। और उन्होंने साफ तौर पर इस बात को भी कह दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी किसी के साथ भी गठबंधन नहीं कर रही है, यानी कि सभी 80 लोकसभा सीटों पर बीएसपी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी और स्वतंत्र रूप से अपने जो चुनाव है वो पार्टी लड़ेगी, किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी। पिछले कई दिनों से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि शायद INDI गठबंधन जो है उसमें मायावती जो है वो शामिल हो सकती हैं। कांग्रेस की तरफ से कई बार इस तरीके के बयान दिए गए कि हमारे कई नेता जो हैं वो बीएसपी के संपर्क में हैं और वो चाहते हैं कि बीएसपी भी इस गठबंधन में शामिल हो। और साफ तौर पर पिछले कुछ दिनों पहले जैसे अखिलेश यादव और मायावती के बीच में तीखी तल्कियां देखने को मिली थी। मायावती ने बाकायदा ट्वीट करके कहा था कि सपा जो है वो दलित और पिछड़ों की विरोधी है। चुनाव से पहले ये दलितों और पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये उन सभी को भूल जाते हैं। तो ऐसे में इसको लेकर भी अखिलेश यादव ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने कहा था कि वो कुछ लोगों के पोस्ट नहीं पढ़ते हैं और किसी के साथ भी बीएसपी के साथ में उनका कोई गठबंधन नहीं होने वाला है। हालांकि उसके महज एक दिन बाद ही उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपने अगले दिन की बैठक में अपने सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिदायत दी थी कि वो मायावती पर किसी भी तरीके की टिप्पणी ना करें। मायावती सीनियर लीडर हैं, उनका वो भी जो है सम्मान करते हैं। तो इस बात के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि शायद आज जन्मदिन के अवसर पर मायावती जो है वो गठबंधन में शामिल होने को लेकर शायद ऐलान कर सकती हैं या रुख अपना स्पष्ट कर सकती हैं, लेकिन आज उन्होंने अपना रुख स्पष्ट किया है और उस रुख में इन्होंने साफ कर दिया है कि बीएसपी अब किसी के साथ भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी और स्वतंत्र रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जो है वो लड़े जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी पर भी मायावती ने हमला बोला है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जो है वो सांप्रदायिक पार्टी है, जातिवाद तरीके से जो है वो कार्य करती है, तो वो बीजेपी के साथ भी नहीं है। ईवीएम पर उन्होंने हमला बोला और उन्होंने कहा कि ईवीएम को लेकर भी कई तरीके के सवाल जो हैं वो लगातार उठते रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आज मायावती ने सभी चीज़ों को लेकर अपनी बात स्पष्ट तौर पर रखी। उन्होंने कहा
कि खाली जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो राजनीति के लिए जातिवाद की बात करते हैं, दलितों पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो हर तरीके से इन लोगों को केवल अनदेखी करते हैं। और बीएसपी इसीलिए जो चुनाव लड़ेगी तो वो अकेले दम पर लड़ेगी, और वो अगर पावर में आती है, सत्ता में आती है, तो इनके पिछड़ों के, दलितों के हक की बात को पार्टी जो है वो मजबूती के साथ रख पाएगी। जी प्रियम, उन्होंने ये भी कहा है कि बसपा को अपर कास्ट का वोट नहीं मिलता है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ये माना भी जाता है कि अपर कास्ट का जो वोट है वो बसपा को नहीं मिलता है। हालांकि अगर आप बात करें 2007 में जो बीएसपी की सरकार बनी थी, उसका एक अहम जो उसमें कह सकते हैं जो समीकरण था वो ये था कि ब्राह्मणों का साथ बीएसपी को उस समय मिला था। और 2002 से लेकर 2007 तक जो सपा का शासनकाल था, उस बीच में जिस तरीके से माहौल बना था, अराजक तत्व जो थे वो बड़े थे, गुंडागर्दी बड़ी थी, उससे परेशान होकर लोगों ने मायावती को ऑप्शन के तौर पर चुना था। और उस बीच में उन्होंने उसमें ब्राह्मणों का भी साथ मिला था। तो ऐसे में ये बात उनका कहना कि बीएसपी को अपर कास्ट का साथ नहीं मिलता, ये शायद थोड़ा सा कहीं ना कहीं विवादित जरूर है। क्योंकि अगर आप देखें तो जरूर मुख्य रूप से बीएसपी जो है वो दलितों की पार्टी मानी जाती है, पिछड़े वर्ग के लिए जो है वो पार्टी मानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको सामान्य वर्ग का या फिर अगड़ों का साथ नहीं मिला है। अगर आप देखें तो 2007 में जो बीएसपी सत्ता में आई थी, उसकी एक मुख्य वजह यही थी कि ब्राह्मणों का साथ बीएसपी को उस समय मिला था, और उसी के दम पर बीएसपी जो है वो सत्ता में उत्तर प्रदेश के अंदर काबिज हुई थी। लेकिन हालांकि अभी जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अपर कास्ट का वोट बीएसपी को नहीं मिलता है, तो इसके पीछे भी जरूर कोई ना कोई उनकी वजह होगी। और उसको कह सकते हैं राजनीति में अलग अलग तरीके से बातें कही जाती हैं जिसके चुनावी फायदे मिल सकें। तो बीएसपी का भी मायावती का भी जो ये बयान है वो कहीं ना कहीं इसी से प्रेरित नजर आ रहा है। जी, उन्होंने कहा है कि गठबंधन से जो है पार्टी को हमेशा नुकसान ही होता है। तो किस नुकसान की वो बात कर रही है, क्या डर है उन्हें गठबंधन में जुड़ने से? देखिए, नुकसान की बात करें तो जिस तरीके से इससे पहले समाजवादी पार्टी के साथ में बसपा ने गठबंधन किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में, हालांकि बीएसपी को उस दौरान फायदा ही हुआ था कंपैरिजन टू समाजवादी पार्टी। अगर आप कंपेयर करें तो समाजवादी पार्टी की जो सीटें थी वो नहीं मिल पाई थी। उसके बाद साफ तौर पर अखिलेश यादव ने भी कहा था कि बीएसपी का जो वोट है वो समाजवादी पार्टी में ट्रांसफर नहीं हो पाया, या मायावती उसको नहीं करा पाई, जबकि समाजवादी पार्टी के जो वोटर थे वो बीएसपी में ट्रांसफर हुए थे। उन्होंने अपने जो वोट थे वो बीएसपी के प्रत्याशी को दिए थे, और यही वजह थी कि बीएसपी के जो कह सकते हैं सांसदों की संख्या थी उसमें इजाफा हुआ मुकाबले अगर 2014 की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लेकिन जाहिर सी बात है कि शायद उतने बेहतर परिणाम नहीं आए थे जिसकी उनको अपेक्षा थी दोनों ही दलों को। तो शायद उसी को प्रेरित, उसी से कह सकते सबब लेते हुए मायावती ने इस बात को कहा है कि गठबंधन होने के बाद में उस तरीके से सीटें नहीं मिल पाती हैं जिस तरीके से स्वतंत्र होकर सीटें जो है वो जीती जा सकती हैं। चूंकि 2019 के चुनाव में बीएसपी जो थी वो समाजवादी पार्टी के साथ में उतरी थी, तो ये कहीं ना कहीं शायद वो इफेक्ट है जिसको मायावती चाह रही हैं कि, और शायद उसी से सबक लिया है उन्होंने कि इस बार उन्होंने अकेले दम पर अपने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जी प्रियम, इंडिया गठबंधन में जो है बसपा को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच जो है काफी मनमुटाव भी देखने को मिला था, और अब मायावती ने अपना स्टैंड जो है वो क्लियर कर दिया है। तो इससे इंडिया गठबंधन को कितना बड़ा झटका लग सकता है? साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में देखिए, जाहिर तौर पर आईएनडीआई चाह रहा था कि बीएसपी भी उसके साथ में शामिल हो। चूंकि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के विजय रथ को रोकना है तो सभी दलों को एक साथ आना जरूरी है। चूंकि अब अगर बीएसपी अलग लड़ेगी और आईएनडीआई गठबंधन अलग तरीके से लड़ेगा और बीजेपी लड़ेगी, तो इसमें साफ तौर पर जो नुकसान है वो इंडिया गठबंधन को ही होने वाला है। चूंकि बीएसपी की जो मौजूदा वक्त में स्थिति है वो शायद उस तरीके से सभी कैंडिडेट्स की जीत की नहीं है। जो समीकरण बन रहे हैं उस लिहाज से देखें या पिछले जो चुनाव के नतीजे देखें तो ऐसा नहीं है कि बीएसपी को पास में बहुत बड़ा वोट बैंक है। जरूर 21% दलित मतदाता जरूर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्य रूप से बीएसपी के कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन पिछले चुनाव में हमने देखने को मिला है बीजेपी उनमें भी सेंधमारनी करने में कामयाब रही है। तो ऐसे में बीजेपी का लक्ष्य है कि सभी दलों के जो कह सकते हैं कि सभी वर्ग के जो मतदाता हैं उनको अपने साथ में लाया जाए। अब ऐसे में जब बीएसपी अलग चुनाव लड़ेगी, सपा इंडिया गठबंधन अलग चुनाव लड़ेगा, तो इसका साफ तौर पर कह सकते हैं कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो विपक्ष को ही होगा, और इसका साफ तौर पर फायदा जो है वो चाहेगी बीजेपी पूरी तरीके से कि उसको मिले। जी, उन्होंने कहा है कि धर्म के आधार पर जो है राजनीति करना ठीक नहीं है, ऐसा बीजेपी को लेकर कहा है।
बीजेपी पर देखिए, चाहे सपा हो चाहे बीएसपी हो, सभी इस तरीके से आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी जो है वो धर्म को लेकर राजनीति करती है, वो एक विशेष धर्म को लेकर जो है उसकी तरफ से कार्य किए जाते हैं। हालांकि बीएसपी हमेशा से इस बात को ठुकराती रही है, लेकिन जिस तरीके से उसकी छवि है वो जाहिर सी बात है एक हिंदुत्व पार्टी की छवि जो है वो बीजेपी की मानी जाती है। और 22 तारीख का जो कार्यक्रम भी है अगर आप देखें तो इसीलिए उसको इतनी भव्यता का रूप दिया जा रहा है। बीजेपी हर तरीके से उसको पूरी तरह से कह सकते हैं भुनाने का प्रयास कर रही है, और इसीलिए पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग तरीके के जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए हैं। देश के अन्य कोनों में भी इस तरह के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आप बात करें तो वो देखिए तीसरी बार लगातार इस कार्यक्रम में जो है वो अयोध्या पहुंच रहे हैं, और वहां के बाद से ही वो अपनी जनसभाओं की शुरुआत करेंगे। तो 22 तारीख को पहले वो अयोध्या पहुंचेंगे और 25 तारीख से उनके 2024 के लोकसभा चुनाव की रैलियों के जो है वो शंखनाद होने जा रहा है। अलीगढ़ से जो जानकारी उसके मुताबिक वो अपनी रैली की शुरुआत करेंगे। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी धर्म की जरूर कहीं ना कहीं कह सकते हैं अपने आप को ये बात जरूर कहती है कि वो सबको साथ में लेकर चलना चाहती है, लेकिन जाहिर तौर पर हिंदुत्व छवि वाली पार्टी है बीजेपी, और उस पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसको फायदा भी मिला है, और इसीलिए वो उसको अपना बरकरार भी रखना चाहती है। जी प्रियम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि अकेले ही 2024 लोकसभा चुनाव में वो बीएसपी लड़ेगी। और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस और सपा की अहम बैठक, सीट बंटवारे को लेकर होगी चर्चा। पिछली 2 बैठकें रही सकारात्मक। तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस पार्टी और सपा की अहम बैठक होने जा रही है। दिल्ली से अहम जानकारी सामने आ रही है, कांग्रेस और सपा की अहम बैठक होने जा रही है, जहां सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है। दिल्ली से जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और सपा जो है अहम बैठक करने जा रही है, जहां सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की जा सकती है। पिछली 2 बैठकों की बात कर ले तो सकारात्मक रही है, और एक बार फिर से दिल्ली में जो है कांग्रेस और सपा की अहम बैठक होने जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजीत लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, जो है कांग्रेस और सपा की अहम बैठक होने जा रही है, कब से बैठक शुरू होगी? देखिए जी, बताना चाहूंगा आगामी जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो बैठकों का दौर है, विशेष तौर पर अगर मैं इंडिया गठबंधन की बात करूं तो लगातार जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुका है। और आज संभावित है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बैठक होनी है। हालांकि अभी तक इसको लेकर के ना ही कांग्रेस की तरफ से और ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि लगभग शाम के समय किसी भी वक्त जो कांग्रेस के नेता है मुकुल वासनिक, उनके घर पर ये बैठक हो सकती है, जिसमें कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन शामिल होगा अभी तक इसमें संशय बरकरार है। और बताया ये जा रहा है कि जो बैठक है सीट बंटवारे को लेकर के बैठक होना है, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 बार बैठक हो चुकी है, और उसमें सीट शेयरिंग को लेकर के दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग को लेकर के बैठक हो चुकी है। हालांकि अभी तक उस मामले में भी कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि दिल्ली में 4 और 3 की जो सहमति है वो बनती हुई नजर आ रही है। अगर मैं आज की मीटिंग की बात करूं तो आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है, और यहाँ पर यूपी में किस तरीके से सीट शेयरिंग पर चर्चा होनी है, किस तरीके से दोनों के बीच सीट शेयरिंग होगी, कौन किस तरीके से चुनाव में उतरेगा, इन चीजों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन देखना ये होगा कि मीटिंग कब तक होगी, क्योंकि अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में अंदाजा यही जताया जा रहा है कि शाम के समय मुकुल वासनिक के घर पर यह बैठक हो सकती है, जिसमें अगर कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस की तरफ से मुकुल वासनिक के अलावा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद, इसके अलावा ओम प्रकाश, भूपेश बघेल, ऐसे जो तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। जी, कांग्रेस लगातार जो है पहले भी सपा हो या आम आदमी पार्टी हो, उनके साथ जो है बैठकें कर रही है और सफल भी रही है, लेकिन क्या वजह है, कोई निष्कर्ष क्यों नहीं निकल के आ रहा है सीट शेयरिंग को लेकर? और देखिए सीट शेयरिंग को लेकर के, क्योंकि हर अगर मैं बात करूं बीते दिनों आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से बैठक हुई दिल्ली और पंजाब में, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग एक बैठक में हो पाना कहीं ना कहीं मुश्किल है, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने तरफ झुकाव रहता है और वो ज्यादा से ज्यादा सीट को लेकर के अपनी दावेदारी करने के लिए कोशिश करते हैं। और यही एक वजह है जो
पहली मीटिंग में शायद संभव नहीं है कि सीट शेयरिंग को लेकर के अंतिम मोहर लगे, लेकिन ये निश्चित तौर पर देखना होगा कि आखिरकार और कितनी बैठकों का जो दौर है वो जारी रहेगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो इंडिया गठबंधन का जो बैठक हुआ था, जिसमें जो विशेष तौर पर जो सबसे बड़ा मुद्दा जो सामने आ रहा था बार बार की आखिरकार इंडिया गठबंधन का जो संयोजक है वो किसको बनाया जाएगा। तो जहां एक और अभी इंडिया गठबंधन के संयोजक पर जो लगातार जो संशय बना हुआ था वो खत्म हुआ है, तो अब सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार जो बैठकों का दौर है वो जारी है। देखना ये होगा कि किस तरीके से जो सीट को लेकर के आपसी सहमति बन पाती है। जी अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और उत्तराखंड की सियासत से बहुत बड़ी खबर, जोत सिंह बिष्ट ज्वाइन करेंगे बीजेपी, थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे बीजेपी, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ थामेंगे कमल। आप में प्रदेश संयोजक के पद पर रहे बिष्ट और कांग्रेस में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। तो जोत सिंह बिष्ट जो है अब बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। कभी हरीश रावत के करीबी माने जाते थे जोत सिंह बिष्ट, अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी का दामन थामेंगे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बीजेपी का दामन थामने की बात जो है सामने आ रही है और आप में प्रदेश संयोजक के पद पर वो रह चुके हैं। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर साझा कर रहे हैं, जोत सिंह बिष्ट ज्वाइन करेंगे बीजेपी। कभी हरीश रावत के करीबी माने जाते थे और अब बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। तो आप में प्रदेश संयोजक के पद पर रह चुके हैं और हाल ही में उन्होंने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अब बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं, जहां उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ एक बार फिर से बीजेपी में वो शामिल होंगे। थोड़ी देर में बीजेपी ज्वाइन करेंगे जोत सिंह बिष्ट। तो आप में प्रदेश संयोजक के पद पर रह चुके हैं और अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस में भी प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर आपके सामने साझा कर रहे हैं। कभी हरीश रावत के करीबी माने जाते थे और अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो थोड़ी देर में बीजेपी ज्वाइन करेंगे और उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर से फेरबदल देखने को मिल रहा है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कमल का दामन थामेंगे। हम जानकारी आपके साथ उत्तराखंड से साझा कर रहे हैं। जोत सिंह बिष्ट बीजेपी ज्वाइन करेंगे और अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं और आप में भी प्रदेश संयोजक के पद पर रह चुके हैं जोत सिंह बिष्ट, और अब से कुछ ही देर में बीजेपी की ओर जो है वो अपना कदम बढ़ा रहे हैं और थोड़ी देर में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा देहरादून से जुड़ गए हैं। अब है जोत सिंह बिष्ट बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, आज ये कह सकते हैं कि एक और बड़ा सियासी दलों का जो परिवर्तन होता है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी में जो बड़े कद पे रहे हैं, बड़े पद पे यहाँ पर रहे हैं, प्रदेश समन्वय की जिन्होंने भूमिका यहाँ पर निभा रही है, अब उनकी तरफ से आम आदमी पार्टी को छोड़ बीजेपी का दामन थामने का काम यहाँ पर किया। उनके साथ पार्टी के विभिन्न जो पदाधिकारी हैं, जो विभिन्न पदों पर यहाँ पर रहे हैं कार्यकर्ता, वो आज बीजेपी का दामन यहाँ पर थाम रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उन्हें अपनी पार्टी की रीति सदस्यता यहाँ पर दिला रहे हैं। अब से कुछ देर बाद जो ये कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग का जो कार्यक्रम है, अब से कुछ देर बाद बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में शुरू होगा, जहां पर जोत सिंह बिष्ट अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते नजर आएंगे। ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले यह बड़ा नेताओं का दल बदल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसा लगातार बीजेपी का जो कुनबा है वो कुनबा और बड़ा यहाँ पर हो रहा है और कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके यहाँ पर लग रहे हैं, क्योंकि अभी भी बीजेपी का दावा यही है कि उनके संपर्क में कई ऐसे बड़े नेता यहाँ पर हैं जो अन्य दलों को छोड़कर बीजेपी में आना चाहते हैं।
बीजेपी उन सभी की कह सकते हैं कि अपनी तरफ से जो संगठन का जो सत्यापन होता है उसको कराने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि किसी के भी आपराधिक प्रवृत्ति का या आपराधिक जो छवि का जो नेता वो पार्टी में ना आ सके। ऐसे में सभी नेताओं की जो सूची उनके पास पहुंची है, उनका सत्यापन हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे ये कह सकते हैं कि उनकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हो जाएगी, और ज्वाइनिंग का एक कार्यक्रम आज से विधिवत रूप से देहरादून से इसकी शुरुआत यहाँ पर हो रही है। जी अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर रह चुके बिष्ट अब बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। और उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है। दो पक्षों में विवाद के बाद युवक की हत्या का मामला। डीएम और एसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। डीएम और एसपी ने आरोपी काले खां के पड़ोसियों से की बात, पीड़ित के परिजनों से भी की बातचीत। परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। मृतक के परिजनों ने किया ऐलान, आरोपी काले की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। किसानों के एक संगठन का पदाधिकारी था मृतक विनोद। डीएम अपूर्वा दुबे और एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा लौटे वापस। तो विवाद के बाद युवक की हत्या कर दी गई है। दो पक्षों में विवाद हुई है, जिसके बाद जो है युवक की हत्या कर दी गई है। तो उन्नाव से खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां डीएम और एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, परिजनों से बातचीत की, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा क्योंकि परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। तो दो पक्षों में विवाद के बाद युवक की हत्या कर दी गई है। उन्नाव से खबर सामने आ रही है और आरोपी काले की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं मृतक के परिजन। किसानों के एक संगठन का पदाधिकारी था मृतक विनोद। और उन्नाव से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निखिलेश प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। निखिलेश, क्या है पूरा मामला? घाट क्षेत्र के चंपापुरवा का जुड़ा हुआ है, जहां पर कल कुछ युवकों द्वारा एक चंदा एकत्र किया जा रहा था और वो बताया गया ये कि जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को अयोध्या में, उसको लेकर ये लोग चंदा मांग रहे थे जाकर। तो वहीं पर एक काले खां जो कि कुख्यात अपराधी पहले से, उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं, तो उसने इस बात का विरोध किया। उसी बात में इतना विवाद बढ़ गया कि वहां पर ईंट पत्थर चल गए और जिसमें एक वर्ग के एक व्यक्ति की मौत हो गई इलाज के दौरान, और वहां पर भीड़ आक्रोशित हो गई और उसने वहां पर धरना प्रदर्शन कर दिया और वहां पर एक वर्ग विशेष और समुदाय के बीच में उसको लड़ाई बना दी गई। जी, जो परिजन है मृतक के, उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। क्या कार्रवाई की गई है पुलिस की ओर से? देखिए, प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन ने साफ सीधे तौर पर इस बात से इनकार किया गया है कि ये लड़ाई, प्रशासन बता रहा है कि ये लड़ाई पुरानी रंजिशन है और इसको धार्मिक रूप दिया जा रहा है कि क्योंकि जो मृतक का भाई, उसने अपनी बाइट में कहा है कि हम लोग वहां से गुजर रहे थे और चंदा मांग रहे थे और हम लोगों ने जय श्री राम का नारा लगा दिया, जिससे वर्ग विशेष के लड़के आक्रोशित हो गए और वो हम पर हमलावर हो गए और उन्होंने ईंट पत्थरों से हम पर हमला कर दिया, जिसमें मेरे भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि पुलिस इस बात से पूरी तरह से इनकार कर रही है। उन्नाव एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा का यही बयान सामने आया है कि जो भी पीड़ित की तरफ से तहरीर दी गई थी, उसमें किसी भी तरह के इस चंदे की या जय श्री राम के नारे लगाने पर जो विवाद उत्पन्न हुआ, ये कोई भी बात उसमें नहीं बताई गई है। इसको कहीं ना कहीं धार्मिक रूप दिया जा रहा है, जो कि गलत है। और अभी भी आपको बता दें कि जो काले खां हुआ, उसके कुछ अन्य साथी हैं, देर रात उन्नाव पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी वहां पर विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि उसको, काले खां को सामने हमारे लाए और हम इंसाफ करेंगे, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, वहां पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। मौके पर एडिशनल एसपी अखिलेश सिंह भी वहां मौजूद हैं, सीओ वगैरह मौजूद हैं, लेकिन वहां पर लोग विरोध प्रदर्शन लगातार अपना जारी रखते हैं। निखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।